हट। अरे ये तो एजेंट है, ये अडानी का एजेंट है, ये मोदी का एजेंट है, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस चड्डी गैंग का दलाल है। हवाई चप्पल पहनकर घूमने वाले व्यक्ति को भी मैं हवाई जहाज का सफर करवाऊंगा, उसकी हवाई चप्पल भी बेचकर इस देश के प्रचार मंत्री नरेंद्र मोदी ने उस हवाई चप्पल को भी बेचने का काम अगर किसी ने किया है तो इस देश के फेंकू प्रचार मंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। जिस देश की सरकार अडानी को विश्व का 1 नंबर अमीर आदमी बनाने का संकल्प ली हो, क्या उस देश की सरकार के ऊपर हमें संदेह नहीं होगा? जब हमारी सरकार आएगी तो इन दलाल पत्रकारों को धरती के नीचे 7 फीट तक नीचे गाड़ दिया। अभी रामदेव बाबा ने बोला है कि 2024 में कांग्रेस को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी, क्या बोलेंगे? कौन है ये? कौन है रामदेव? बताओ कौन है रामदेव? योग गुरु हैं सर, विश्व के माने जाने योग गुरु हैं। ये वही सलवार पहन के भागने वाला रामदेव है जो रामलीला मैदान से फरार हो गया था क्योंकि पुलिस की सख्ती इससे बर्दाश्त नहीं हुई थी। और इस जैसे रामदेव, ये आंख मार के लोगों को मूर्ख बनाने वाला रामदेव से मैं कहना चाहता हूँ, अरे डूब मर रामदेव, जो तू 30-40 रुपए में पेट्रोल बेचने वाला था और बिकवाने वाला था और स्विस बैंक से काला धन लाने वाला था, तुझे तो जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। जब कोई पत्रकार तुझसे पूछता है कि पेट्रोल डीजल के भाव नहीं घटे तो तू बोलता है हट। पत्रकारों की बेइज्जती कर रहा है, ये योग गुरु कैसे हो सकता? अरे ये तो एजेंट है, ये अडानी का एजेंट है, ये मोदी का एजेंट है, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस चड्डी गैंग का दलाल। ये कोई योग गुरु नहीं है, एक तरह के षड्यंत्रकारी और इस देश को विघटन करने में कैसे अपनी भूमिका निभा सकते हैं ये ऐसे कौन? योग गुरु रामदेव बाबा। योग गुरु आपने कहा था इसलिए मैंने कहा, मैं तो उसको कुछ मानता ही नहीं। अच्छा, ये जो बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि इस बार 2024 में बीजेपी 400 पार और कांग्रेस 7, बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद। क्योंकि इस देश की जनता को देना चाहता हूं मैं कि आप इस फेंकू प्रधानमंत्री 10 साल से मूर्ख बनाने वाला नरेंद्र मोदी, आप 2024 में इसको ऐसी धूल चटाने वाली जनता है कि ये 400 तो क्या 4 के लिए तक होगा भाई। लेकिन जिताया 10 साल भारत की जनता ने है। मोदी जी लाल किले से बोल रहे हैं कि हम 2024 में तीसरी बार आ रहे हैं और भारत को 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। कितना बोला भाई साहब, एक बार और बोलो। सॉरी, तीसरी इकोनॉमी बना देंगे। 3 ट्रिलियन नहीं, सॉरी, 3 ट्रिलियन का कहा। मैं कहना चाहता हूँ, हाँ, ये 5 ट्रिलियन का सपना दिखा के अपने अडानी को तो विश्व का दूसरे नंबर का अमीर आदमी बना दिया। क्या ये भारत के जो इसने सपना दिखाया था कि हवाई चप्पल पहनकर घूमने वाले व्यक्ति को भी मैं हवाई जहाज का सफर करवाऊंगा, उसकी हवाई चप्पल भी बेचकर इस देश के प्रचार मंत्री नरेंद्र मोदी ने उस हवाई चप्पल को भी बेचने का काम अगर किसी ने किया है तो इस देश के फेंकू प्रचार मंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उसके ऊपर मुझे लानत है। अच्छा, आप लोग प्राइवेटाइजेशन का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप ही के कांग्रेस के कार्यकर्ता है कन्हैया कुमार, उन्होंने बोला कि मुझको प्राइवेटाइजेशन से दिक्कत नहीं है, सिर्फ इस बात से दिक्कत है कि किसी एक बिजनेसमैन को दिया जा रहा है। लेकिन आप लोग फिर मतलब कोई आप लोगों में समन्वय दिखाई नहीं दे रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, हमारे राहुल गांधी जी ने भी कहा कि हमको प्राइवेटाइजेशन से दिक्कत नहीं है, मोनोपोली से दिक्कत है, एकात्म सेंटर से। भाई हम दो की सरकार जो नरेंद्र मोदी चला रहे हैं कि मोटा भाई और मोदी भाई, उधर अडानी और अंबानी। जब ये परिप्रेक्ष्य में ये देश आगे प्रचार मंत्री बढ़ाना चाहते हैं तो अगर अडानी विश्व का दूसरे नंबर का अमीर आदमी बना, हमें खुशी है। खुशी इसलिए है कि वो अपने देश का बना, पर किस तरह से बना उसके ऊपर तो विचार करना पड़ेगा। जिस देश की सरकार अडानी को विश्व का 1 नंबर अमीर आदमी बनाने का संकल्प ली हो, क्या उस देश की सरकार के ऊपर हमें संदेह नहीं होगा? जो व्यक्ति की संपत्ति कई गुना बढ़ गई सिर्फ 9 साल में, क्या बताइए उसके ऊपर हमें प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए? अभी आपने बोला है कि देश की संपत्ति को बीजेपी ने बेच रहा है, ठीक है, और आपने फिर बोला है, अभी आपने भी बोला है कि हमको प्राइवेटाइजेशन से दिक्कत नहीं है। मतलब कि इंडिया अलायंस का अगर आएगा सरकार तो आप लोग भी संपत्ति को बेचेंगे और फिर दूसरे पर रोक लगाते हैं। आपने सवाल बहुत अच्छा किया लेकिन घुमा फिरा के किया। आप एक बात सोच के देखिए, इस देश में एलपीजी का प्रॉब्लम फार्मूला कौन लेके आया? नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी की सरकार लेके आई। प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। आप अगर हम इस प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ होते तो हम नहीं लाते।
हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे हमने एक एमएसएमई सेक्टर बनाया, छोटे सूक्ष्म लघु और मध्यम वर्ग के जो उद्योगपति है वो कैसे अपने उद्योग को स्थापित करके सीढ़ी दर सीढ़ी एक उद्योग स्थापित करे और अपने देश में एक एमएसएमई सेक्टर एक मजबूत पहचान बने। लेकिन ये सरकार क्या कर रही, ये सरकार उस एमएसएमई सेक्टर के सभी उद्योगपतियों का गला घोटकर वो पूरा पैसा उठाकर अडानी के झोले में डाल रही है। एक मिनट, आप बातों को घुमा रहे हैं सर, आप पॉइंट टू पॉइंट जवाब नहीं दे रहे हैं। मैंने ये पूछा कि क्या कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी तो उसको प्राइवेटाइजेशन से दिक्कत नहीं, तो ये भी सरकार संपत्ति को बेचेगी, सरकारी संपत्ति को? सरकारी संपत्ति को कांग्रेस किसी भी कीमत पे ना तो बेचेगी ना लीज पे देगी, लेकिन हम एमएसएमई सेक्टर को इतना मजबूत कर देंगे कि मजबूती के उसी आधार पर भारत के हर एक नवयुवक को रोजगार मिलेगा। इस बात का मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, आप लोग कितना करोड़ का वादा कर रहे हैं? हम पूरे आत्मविश्वास के साथ इस बात की संकल्पना करते हैं कि हर साल नियमित रूप से एसएससी की भर्तियां होंगी, हर साल रेलवे की भर्तियां होगी, हर साल बैंकिंग की भर्तियां होगी, हर साल पीसीएस की भर्तियां होगी, हर साल स्टेट की जो एसएससी होती है उसकी भर्तियां होगी। नियमित रूप से हर साल जो हमारी सरकार रहेगी वो सरकारी नौकरियां रिलीज करेगी। सर आप लोग चुनाव से पहले बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, और जब कांग्रेस की सरकार थी उसी समय बेरोजगारी बढ़ी, उसी समय जनसंख्या बढ़ी, आप लोग कोई कदम नहीं उठाते हैं। लेकिन जब सरकार से हट जाते हैं तो फिर तमाम प्रकार की आप लोग वादा करने लगते हैं। यार आप लोगों को है ना थोड़ा कुछ और भी तैयारी करने की जरूरत है। क्यों जरूरत है कि ये सवाल होना चाहिए सरकार से। ये एक सरकार जब बेरोजगारी तो आपके समय में बढ़ी, कौन बोला? मैं कहना चाहता हूँ उस समय हमारी जो सरकार थी 2014 में बेरोजगारी की स्थिति ऐसी नहीं थी। आज 45 साल के सबसे 1 नंबर के बेरोजगारी से जूझ रहा हमारा देश है, और ये सिर्फ 2014 में जब से नरेंद्र मोदी जी आए देश को इन्होंने क्या बांटने के ऊपर चले गए, इन्होंने एक टारगेट सेट कर लिया कि हमें क्या करना है। बताइए देश में एप्पल की कंपनी आई है कि नहीं आई है, टेस्ला आई है कि नहीं आई है? आप ये बताइए इस देश में इसरो है कि नहीं? इसरो चांद पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा? इसरो ने चंद्रयान 3 पहुंचा है कि नहीं पहुंचा? अब उस इसरो के वैज्ञानिक को पूरा श्रेय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हमारा देश का फेंकू प्रधानमंत्री जाओ साउथ अफ्रीका में बैठ के अपना फोटो मार्केटिंग करवाने में लग गया, इसके ऊपर आपको प्रधानमंत्री को लानत है बोलना चाहिए कि नहीं बोलना सरकार की देशभक्ति है, उनको देश से इतना प्यार है कि वो अपना फोटो लगवाए। यार कैसी बात कर रहे हैं भैया, काम आपकी है और प्रोडक्ट ले मतलब क्रेडिट ले जाऊं मैं? ऐसा हो सकता है क्या? ये प्रधानमंत्री मोदी जी की सबसे बड़ी खासियत है, जो हमारी इंदिरा जी ने कहा था कि जीवन में 2 तरह के लोग होते हैं, एक काम करने वाले और एक क्रेडिट लेने वाले। तो उन्होंने कहा था कि आप काम करने वाली श्रेणी में रहिए, वहां पे मतलब चैलेंज कम है, क्रेडिट लेने वाले में चैलेंज कम है। लेकिन मोदी जी उस कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं कि हमको क्रेडिट लेना है, और अब जब देश का प्रधानमंत्री क्रेडिट लेने पे उतारू हो जाए तो क्या पड़ी फिर देश? जो देश का प्रधानमंत्री काम कर रहा है वो क्रेडिट ले रहा है, तो आप लोगों को क्या दिक्कत है? चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 इन्होंने ही भेजा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रचार मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितना बजट दिया चंद्रयान 3 को? 700 करोड़ के मामूली से बजट में चंद्रयान को सफलता तक पहुंचाने वाले इसरो के वैज्ञानिकों ने अपनी तनख्वाह तक इकट्ठी कर करके उस हमारे मिशन चंद्रयान के लिए दी है। और ये प्रचार मंत्री विदेश घूमने से फिर ही नहीं रहा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको और तो और उचित बजट तक नहीं दिया। इसके लिए इस देश को प्रधानमंत्री से हमेशा ही गिलानी रहेगी। आप सर बीजेपी वाले लोगों से हमेशा आप लोगों को दिक्कत रहती है, कभी आप लोग प्रधानमंत्री पे बात करते हैं, कभी महंगाई, कभी बेरोजगारी पे, लेकिन सारी चीज़ें देखी जाए तो सच में कांग्रेस के समय में आई हैं। बेरोजगारी भी कांग्रेस के समय में, महंगाई भी कांग्रेस के समय में थी, देश की इतनी बदतर स्थिति हो गई थी 1991 में, वो भी कांग्रेस के समय में ही था। जब देश की इतनी बदतर स्थिति हो गई थी तब जाकर के उसको एलपीजी को लाया गया, वो भी आईएमएफ के दबाव में लाया गया। आपको अच्छा खासा नॉलेज है, 2008 में क्या स्थिति थी भाई देश की? वो तो कांग्रेस की सरकार थी ना। हाँ, तो 2091 में भी कांग्रेस की सरकार थी, और 2008 में कांग्रेस की सरकार थी, 2012 में कांग्रेस की सरकार थी। 2012 में क्या स्थिति देश की? कितना जीडीपी ग्रोथ था? 8%, 9% जीडीपी ग्रोथ रहा। नहीं सर, 9% भारत का जीडीपी ग्रोथ कभी गया ही नहीं है। 8% रहा, 8% भी कम रहा है।
लगभग 8% जीडीपी ग्रोथ रहा है। और तो और प्रधानमंत्री मोदी जी जब से बने हैं कोरोना का बहाना ले लेते हैं, विश्व आर्थिक मंदी का बहाना ले लेते हैं, लेकिन जीडीपी ग्रोथ किस दिशा में नीचे घटा है ये सिर्फ इसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ। इतना जीडीपी घटने के बाद भी भारत 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है और तीसरी नंबर बनने जा रहा है, फिर भी आप लोग प्रधानमंत्री को तंकीद करते हैं। मैं कहना चाहता हूं अगर यूपीए की नीति पे चले होते ना दादो तो अब तक तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुके होते। उन्होंने ये जो कंसेप्ट तैयार किया है ना वो बहुत ही निर्लज्ज तरीके से प्राइवेटाइजेशन और अपने दो मित्रों का भला करने के चक्कर में पूरे देश की वाट लगा दी। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, 24 में कौन आ रहा है और यदि इंडिया का गठबंधन आया तो क्या ये गठबंधन 5 सालों तक चल पाएगा? क्योंकि आपने अरविंद केजरीवाल को भी देखा है, गठबंधन तोड़ने में बहुत माहिर है। आपने वो पलटू चाचा बिहार के नीतीश कुमार को भी देखा है, इसके लिए बिल्कुल बिल्कुल आपने उनको भी देखा है, तोड़ते हैं, तो ये चल पाएगा? मैं तो कहता हूँ कि आज जो इस देश की परिस्थितियाँ है उस परिस्थितियों के भीतर इंडिया अलायंस निश्चित रूप से सक्सेसफुल पूरे 5 साल अपने करेगा और आगे भी इंडिया के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा, इंडिया जीतेगा, इस बात से आप डेफिनेटली। अब रही बात आपने गठबंधन तोड़ने की बात करते हैं तो आपको याद होगा कल राज्यसभा में हमारे खड़गे जी बोले थे, उन्होंने राघव चड्ढा और संजय सिंह को संसद में अंदर करवाया कि नहीं करवाया। ये कांग्रेस देखो सभी को सांप लेने चलने वाली पार्टी है। आप सोच के देखिए 141 की संख्या पर हमने 5 साल सरकार चलाई है। अच्छा ठीक है सर, एक लास्ट क्वेश्चन बस यही है कि अगर जो इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो पत्रकारों से जो बैन लगा है इस समय, बैन हटेगा कि नहीं हटेगा, या आप लोग लोकतंत्र का चौथा स्तंभ खत्म कर देंगे? बैन किस पे लगा है? आप पे लगा है, बताइए। मेन स्ट्रीम मीडिया पे लगा है, आप लोग मेन स्ट्रीम मीडिया में किस चैनल पे लगा है बताइए? किस संस्था के ऊपर लगा है बैन? किस संस्था के ऊपर बैन लगा है बताइए? अरे बैन उन एंकरों के प्रोडक्ट शो में जाने से हमने हमारे लोगों को भेजने से मना किया है। इंडिया अलायंस के गठबंधन के जो देशभक्त पत्रकार थे उनका तो आपने बहिष्कार कर दिया। आप देशभक्त नहीं है बताइए? नहीं, हम लोग डिजिटल क्रिएटर है ना सर, मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं है। अच्छा, ये रजत शर्मा देशभक्त थे, अन्ना ओम देशभक्त कहते हैं वो लोग, उनको तो नहीं किया भाई, नहीं किया ना। जिन लोगों लेकिन दूसरी लिस्ट आने वाली है अंजनम कश्यप के लिए बोल रहे हैं लोग। आपको पता है? कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि दूसरी लिस्ट आएगी, वो बदल गई। अब तो उसके हाथ पैर कांपने लग गए। अब अन्ना ओम मोदी नहीं बोल रही, वो अब अन्ना ओम कश्यप बोल रही है। मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ उन्हीं पत्रकारों के शो में हमने जाने से मना किया है, ना तो हमने उनको बना किया है कि आप भाई पत्रकारिता मत कीजिए। वो एक एजेंडे के ऊपर चल रहे हैं। एजेंडा ये कि सुप्रीम कोर्ट तक कमेंट कर चुका है कि भैया इस देश को बांटने और देश में राजनीतिक हिंसा और सांप्रदायिक सद्भाव बगाड़ने की कोशिश करने वाले पत्रकारों को पर सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन सरकार ने तो मणिपुर में जो घटनाएं घटित हुई उस सरकार के ऊपर भी एक्शन नहीं लिया, तो ये प्रचार मंत्री की मोदी की सरकार तो कुछ करने वाली थी। हमारा एक लास्ट क्वेश्चन लास्ट में बता दीजिए कि अगर आएगी इंडिया की गठबंधन तो सरकार इन पत्रकारों के शो में आप लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वापिस होगी कि नहीं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अर्नव गोस्वामी के जरा 2014 से पहले के वीडियो उठा लो, ये सुधीर के उठा लो, ये इसको एक और वो क्या नाम है रूबिका के उठा लो। नहीं सर, सीधा सवाल, जाएंगे लोग कि आप लोग जाएंगे? मैं कहना चाहता हूँ इनकी आवाज ऑटोमेटिक बदल जाएगी, तो उसके बाद से तो आप लोग जाएंगे ना। जब इनकी आवाज बदल जाएगी, ये देश हित में बात करने लगेंगे तो सीधा सीधा बोलिए कांग्रेस का गुणगान करने लगेंगे तब जाएंगे। हम कांग्रेस ऐसी पार्टी नहीं है, लेकिन ये जो दलाल पत्रकार है और भारतीय जनता पार्टी के गुंडे राजनेता है, इनको किसी भी कीमत पे नहीं बख्शा जाएगा। जब हमारी सरकार आएगी तो इन दलाल पत्रकारों को धरती के नीचे 7 फीट तक नीचे गाड़ दिया जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके बात लगा पूरी बात अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कैमरामैन तौहीद के साथ मैं आदर्श कर